गुड मॉर्निंग क्लास 11। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन की जो छठी घटना पेज नंबर 27 एंड 28 मैंने क्लियर किया था। उससे आगे की घटना का वर्णन करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब मातुल कहता है कालिदास को वंशावंतस यानी वंश को कलंकित करने वाला कुलद्रोही, मेरा इस नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 पॉइंट आपको दे दिया। आप पॉइंट्स के अनुसार ही अंडरलाइन करते जाइएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तब अंबिका कहती है सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। पेज नंबर 28 लास्ट लाइन आप अंडरलाइन करिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सम्मान क्या प्राप्त हो रहा है? राजकवि का हो रहा है, वो पूरी घटना वहाँ से उठा करके स्पष्ट कर दीजिएगा। सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता क्या है? यदि आपको ही कोई वस्तु दी जा रही है और आप तुरंत उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप उसे एक बार मना करते हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर लालच स्वार्थ नहीं है। इसीलिए अंबिका का कहना है, अंबिका जान रही है, उसे अनुभव है कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है, जिसके कारण कह रही है कि मैं आपको बता रही हूँ, विश्वास दिला रही हूँ कि वह जाएगा अवश्य। क्यों? क्योंकि वह लोकनीति यानी समाज की जो नीति है कि आप जितना अधिक किसी चीज़ को मनाया जाए, इस प्रकार आपको कहीं बुलाया जाए और आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वो उतना महत्वपूर्ण तब लगेगा कि अरे आप तो फ्री हैं। यदि उसी चीज़ को आप ये करिए ना, नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ, मैं तो वहाँ व्यस्त हूँ, तो क्या होगा? इससे आपका महत्व तो बढ़ जाता है। इसीलिए अंबिका ने कहा है कि तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी है। भागिनी यानी बहन का लड़का, क्योंकि मातुल मामा है ना, तो उनकी बहन का लड़का लोक नीति में निष्णात माने चतुर है। लोक नीति यानी ये समाज की रीति है। जब तक आप किसी के सामने अपने को बिजी नहीं दिखाएंगे, अपने को व्यस्त नहीं दिखाएंगे, अपने को ये दिखाएंगे कि मैं बहुत इस चीज़ का भूखा नहीं हूँ, तब तक आपकी समाज में इज्जत नहीं होगी। इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हारा भाग्ने लोकनीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल यह लोक नीति है, तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ होता है। मातुल का कहना है क्यों? क्योंकि वह बहुत अधिक वाचाल है ना, उसे लग रहा है जो चीज़ मिल रही है उसको दौड़ के जल्दी से स्वीकार कर लो, जिसके कारण वो कह रहा है कि यदि तुम कह रही हो ना कि ये लोकनीति है, तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति, नीति कहते हैं नियम, दोनों का अर्थ एक ही है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और बदल गया तो बदल गया। अर्थात क्यों? क्योंकि उसने कहा था ना कि कविता का कोई मूल्य नहीं है। वो जो कुछ भी पुरस्कार मिल रहा है वो हमारे वंश के लोगों ने ही युद्ध किया था गुप्त वंश की तरफ से शकों से, इस वजह से यह इनाम मिल रहा है। तो उसका ये कहना है कि ये जो लोग इनाम देने के लिए आए हैं, ये जो राजकवि का आसन देने के लिए आए हैं, चाहे वह धन देने चाहे वह सम्मान देने, उनका मन बदल भी सकता है। अर्थात न जाने कितने लोग कविता लिख रहे हैं, न जाने कितने लोग युद्धों में भाग लिए होंगे, तो उनका मन बदल गया तो बदल गया, और हम इंतज़ार करते रहें कि नहीं हम अपने को व्यस्त दिखाएं, हम अपने महत्व को प्रकट करें तो लोग और ज़्यादा मेरी तरफ आए। इसीलिए मातुल ने कहा कि यदि आपका कहना है कि यह लोक नीति है, तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए उसने कहा कि जो लोग दे रहे हैं उनका मन बदल भी तो सकता है। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं, रुष्ट यानी नाराज भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। आप बेटा आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारे यहाँ लोकोक्ति है, घर की मुर्गी साग बराबर, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार उनके लिए कालिदास का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि याद होगा आपको कि मल्लिका जब अंबिका से कहती है तो कहती है ना, माँ तुमने देखा नहीं है, उसे हर जगह अभाव और भर्त्सना यानी तिरस्कार, अपमान का जीवन जीना पड़ा है। आज उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए वो कह रही हैं
क्यों? क्योंकि भाई पूरा गांव जो है वह भले उन्हें लगान के तौर पे सब कुछ अन्न जल इत्यादि पहुंचा रहा है, लेकिन उसका कहना है कि पावर किसके पास है? जिसके पास पावर है। भले जिस प्रकार से एक ऑफिस में हर व्यक्ति का महत्व समान है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति कार्यों को समान रूप से नहीं करेगा तब तक उस ऑफिस का कार्यभार नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑफिस का मुखिया है उसी को ही प्रमुख मान लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि अर्थात गांव का एक साधारण सा आदमी उनकी बात का तिरस्कार कर रहा है। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप गांव का ही पुरुष है। अग्निमित्र भी गांव का ही पुरुष था, लेकिन अग्निमित्र को दिखाया नहीं गया, केवल संवादों के माध्यम से आपको सूचना दे दी गई है। और निक्षेप जो है वह उस ग्राम प्रदेश का व्यक्ति है, तो वह निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी इसका मतलब कि निक्षेप जो गांव का व्यक्ति था, आचार्य आए हुए थे, तो उनकी देख रेख के लिए लोगों में आपस में प्रेम है, और उस प्रेम के लिए मातुल ने निक्षेप को उनकी सुरक्षा के लिए, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता न हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए निक्षेप को वहाँ रोका हुआ है और यहाँ वो कहने आए हुए हैं। तो अब निक्षेप वहाँ से उठ करके यहाँ आ गए हैं, जिससे कहते हैं आचार्य, वही आचार्य जो इन्हें ले जाने के लिए आए। तो कह रहे हैं आचार्य आपकी प्रतीक्षा करें। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। व्यक्ति जब क्रोध में रहता है तो उसे खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, जिसके कारण कि मातुल ने कहा कि निक्षेप से कि मैंने तुमसे यह कहा था कि जब तक कि मैं घर वापस ना आ जाऊं तुम आचार्य की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उनके पास ही रहना, और तुम यहाँ चले आए हो। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दें। निक्षेप ने उस बात की सफाई दी कि आपने ये बात तो कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम आना, लेकिन आपको मालूम ही है मातुल वाचाल है, जिसके कारण कि वो बोलता चला जा रहा है। वहाँ पर आचार्य उठ चुके हैं, जिसके कारण निक्षेप कह रहा है हाँ आपने ये बात तो अवश्य कही थी, साथ ही में आपने ये बात भी तो कही थी कि आचार्य जब विश्राम करके उठ चुके हैं तो तुरंत मुझे सूचना देना। मातुल, यह भी कहा था, परंतु वह भी तो कहा था, यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। वो क्रोध के कारण इस तरह की बातें, और साथ ही साथ उसे ये लग रहा है ना कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो सम्मान मिल रहा है, जो अभाव का जीवन अब हमारा नहीं रहेगा, वह कालिदास नहीं गया तो कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों का मन बदल जाए और वो लोग वापस चले जाएं। तो ये जो इस प्रकार की डामाडोल वाली स्थिति है, उसी डामाडोल वाली स्थिति में कह रहा है कि वह बात तुम्हारी समझ में आ गई कि मैंने कहा था जब वह विश्राम कर चुके तो मुझे सूचना देना, लेकिन जो मैंने यह कहा था कि जब तक मैं ना हो तुम वहीं रहना, वह बात तुम्हारी समझ में नहीं है। निक्षेप, किंतु मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल, क्योंकि भाई आर्य मातुल हैं, कालिदास के मामा हैं, तो उन्हें कैसे कह सकता, जिसके कारण उसने कहा नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। दिखावा रूपी प्रवृत्ति भी मातुल के चरित्र में आप देख लीजिएगा, क्योंकि मातुल ने बताया कि मेरे यहाँ 2 रथ, रथवा, घुड़सवार इत्यादि अनेक लोग आए हैं, जिसके कारण जब उसने कहा कि आचार्य आपके साथ पूरे गांव प्रदेश घूमना चाहते हैं तो मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट हो जाती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, अब निक्षेप की बात पूरी हुई है। वह आचार्य आपके साथ क्यों ग्राम प्रदेश घूमना चाहते हैं? क्यों में आप डाल दीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। मातुल की मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं।
वितृष्णा यानी घृणा की रेखाओं में बदल जाती हैं। जब तक वो ये सुनते हैं कि आचार्य उनके साथ ग्राम प्रदेश घूमना चाहते हैं तब तो गर्व की रेखा, लेकिन जैसे ही कालिदास का नाम सुनते हैं, क्यों घूमना चाहते हैं? क्योंकि इसी ग्राम प्रदेश ने कालिदास को इस प्रकार की कविता लिखना वो किया जिसके कारण उनके मुख पर वितृष्णा की रेखा प्रकट होती। मातुल कालिदास की कविता ये जो बेटा विस्मयादि बोधक है, ये क्या? ये घृणा सूचक शब्द है। ये उनका कहना है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कविता का तो कोई मूल्य ही नहीं है, जिसके कारण उन्होंने कहा कालिदास की कविता। फिर ठहरने लगता है, न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती। आज व्यक्ति के लिए धन प्रमुख है, उसके लिए ज्ञान प्रमुख नहीं है। आपने जो एक फूल की चाह कविता भी देखी, उसमें भी आपने यही देखा ना, व्यक्ति के लिए वो अछूत इत्यादि पर तो आधारित ही है, साथ ही साथ वो क्या है, धन के आधार पर भी, जिसके कारण उसको ये कहना है कि आचार्य जो है शहरी हैं, जो कि शहरी और ग्रामीण परिवेश आपने कालिदास और दंतुल का भी देख लिया है, जिसके कारण उन्होंने कहना कि इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है, अर्थात कुछ तो ऐसा लिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो व्यक्ति का महत्व कैसे है? आज व्यक्ति का महत्व केवल उसके पद और धन के कारण है। यदि व्यक्ति के पास पद पावर है, यदि व्यक्ति के पास धन है और उसके पास ज्ञान कम है, तो भी हमारे समाज में उसको महत्व दिया जाता है, न कि ज्ञान को महत्व दिया जाता है। तो रुक कर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं। सामान्य लोक व्यवहार अर्थात जो हम लोग कोई भी आता है, जो बड़ों का अभिवादन इत्यादि करना, प्रणाम इत्यादि करना, या जो भी उनकी आवश्यकता उसे पूरा करना, तो उसी पे कह रहा है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति यहाँ पे कालिदास को प्रयोग किया है, वह घृणा सूचक शब्द है। कालिदास पे पर गुस्सा है, इसलिए कह रहा है कि इस व्यक्ति को सामान्य जो लोक व्यवहार है, किस प्रकार बड़ों से छोटों से व्यवहार करना चाहिए, इसका तो ज्ञान नहीं है। और तुम लोक नीति की बात कहती हो कि यह लोक नीति है, समाज में यह नीति है, उसी के अनुसार काम कर रहा है। आप एक हरिण शावक को आप संबोधन कब दिया जाता है? जब व्यक्ति से गुस्सा है छोटे को, तो कह रहे हैं आप एक हरिण शावक को। हरिण शावक कब था? जब दंतुल ने शस्त्र उठाया था मारने के लिए, तब माँ ने मना कर दिया था ना कि इस घर के आश्रय पशुओं के लिए नहीं है, तब वह घायल हरिण शावक को लेके चला था। वहीं का वर्णन यहाँ देखिए इनके लिए डालेगा। इनका नाटक सफल क्यों है? प्रत्येक घटनाएं एक दूसरी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश, अर्थात ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना यानी उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की। कवि कुलगुरु, ये सिर्फ जो क्या है, जिस प्रकार आप लोगों के ऊपर भी जब माँ पिताजी लोग नाराज होते हैं तो जिस प्रकार आपको जो आदर सूचक शब्द देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मातुल भी इस समय नाराज है। तो मातुल भी भाई कालिदास का मामा है, तो उन्हें आदर सूचक शब्द व्यंग्यात्मक रूप से दे रहे हैं। यहाँ पर आदर सूचक शब्द यानी व्यंग के रूप में कह रहे हैं। कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया। अर्थात जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि उज्जैनी से, अब आपने दूसरी घटना में देखा था ना कि माँ ने कहा था कुछ राज्य कर्मचारी वो कहाँ आए हैं? कालिदास के घर यानी मातुल के घर आए हैं। तो जब वह मातुल उस घायल हरिण शावक को लेके जा रहा है तो मातुल ने बाहर ही देख लिया, जिसके कारण उन्होंने मना किया और वह तुरंत ऐसे वापस लौट पड़े। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, सामान्य लोक नीति की, भाई बड़े आए हैं तो उन्हें प्रणाम अभिवादन कर दें, बल्कि ये ऐसे लौट पड़े जैसे कि इन्होंने कोई सांप देख लिया। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो, क्योंकि वह जान रही है ना कि अभी ये जब तक पूरी बात को कह नहीं देंगे, इनकी जो क्रोध की सीमा है वह जब तक समाप्त नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं। इसलिए कहती है अंदर से आसन ला दो। क्यों? क्योंकि आपने रंगमंच पे पढ़ा था 2 ही चौकी है, एक चौकी पर अंबिका छाछ में बैठी धान फटक रही है और एक मल्लिका की है, तो इसीलिए कहती है अंदर से आसन ला दो।
मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि निक्षेप ने कहा था ना, आचार्य सारे ग्राम प्रदेश में आपके साथ घूमना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है, मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा कविवर्य, कविवर्य माने कवियों में श्रेष्ठ, गुस्से की पराकाष्ठा है और उसी पराकाष्ठा में ये संबोधन है। तो कहते हैं कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। अर्थात जब वो घायल हरिण शावक को लेकर के आए और इस तरह से लौटे जैसे कि सांप देख लिया हो, तो मैंने कहा कविवर्य, कवियों में श्रेष्ठ, क्योंकि पूरे ग्राम प्रदेश में आप ही उन्हें शहर में मिले हैं राजकवि का आसन देने के लिए। तो कविवर उज्जैनी से, क्योंकि उज्जैनी के ही सम्राट ने भेजा है, आचार्य आए हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और राज्य की ओर से आपका सम्मान। रुक जाता है, सुनकर रुके, रुक कर जलते अंगारों की सी दृष्टि से मुझे देखा। जलते अंगारों की सी दृष्टि से यानी बहुत क्रोध भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं। राजकीय मुद्रा क्या होगी? राजा अपने कोष से खजाना देंगे और उनके द्वारा जो भी कविता लिखी जाएगी उस पर फिर कालिदास का नाम नहीं होगा, उस पर फिर उस सम्राट का नाम होगा। तो अर्थात अपनी जो आपके अंदर जो विशेषता है उस विशेषता को बेचना, और उसी बेचने के लिए अपनी जन्मभूमि, अपने घर, ये आपको एक हिसाब से सोचिए तो आप ऐसे के लिए भी तैयार कर सकते हैं। कहा जाता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के नाम से संबोधित। आज भी देख लीजिए, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, भारतीयों के जो ज्ञान की है उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसी असुविधाएं हैं, कुछ हमारे यहाँ ऐसे नियम हैं जिनके कारण उन नियमों को तोड़ करके हम पलायन अर्थात दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। तुम्हारी प्रतिभा यानी आपकी जो योग्यता है उसका पलायन हो रहा है। यहाँ पर देखिए यही चीज़ उन्होंने दिया कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के, अगर मेरे अंदर ये विशेषता है कि मैं काव्य रचना करता हूँ तो मैं ये काव्य रचना उस व्यक्ति के लिए क्यों करूँ? ये मेरी अपनी विशेषता, मैं अपनी इस विशेषता को प्रकट करूँ। इसलिए कालिदास ने कहा कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हैं और चल दिए, घुली जा रही यानी नष्ट हो रही हैं, और विरह में यानी यदि आप नहीं राजकवि का आसन लेंगे तो उन्हें कोई कवि ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने जब ऐसे कहा तो ऐसे लग रहा है कि इनके विरह में राजकीय मुद्राएं घुली जा रही हैं और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। धर्म संकट, धर्म यहाँ तात्पर्य किसी जाति बंधन से नहीं है। धर्म का तात्पर्य आप हमेशा देखिएगा, धर्म हमारा कर्तव्य है। अर्थात क्या आपका अलग कर्तव्य है, शिक्षक वर्ग का अलग कर्तव्य है, माता पिता का अलग कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है। और हम यदि उस कर्तव्य का पालन नहीं करते तो ये क्या हो गया? ये मेरे धर्म के प्रति संकट हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ है, मातुल जो है या तो कालिदास के पीछे जाए, उन्हें पकड़ करके ले आए। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये लोग चले जाएंगे तो वह लोगों का मन बदल सकता है। या तो जो हमारे यहाँ अभ्यागत अतिथि आए हैं और हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, तो उस अतिथि देवो भव के कारण मैं इनका स्वागत सत्कार करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं। अनुनय अर्थात आपकी विनती करता हुआ कि आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अभ्यागत अभी प्लस आगत, अभी माने अभी अभी, आगत माने आए हुए, अर्थात जो अतिथि आए हुए हैं उनको देखूं, उनका सेवा सत्कार करूं, या फिर इनकी अनुनय करते हुए, अनुनय अर्थात इनकी विनती करते हुए इनके पीछे पीछे जाऊं।
अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने के लिए कहकर आया था और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चलाया। धुरीहीन चक्र अर्थात एक गोला है और उस गोले के किनारे किनारे जो है उसको कहते हैं धुरीहीन। चक्र माने गोला और उसका जो किनारा जो एरिया है उसको धुरीहीन कहते हैं। इन्होंने क्या किया, जो अतिथि हैं उसको इन्होंने चक्र माना और निक्षेप को उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए वहाँ छोड़ा था, उसको धुरीहीन चक्र माना, धुरी माना। लेकिन ये क्या हो गए, धुरीहीन हो गए, अर्थात ये पीछे पीछे चले आए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अब उन्होंने कहा मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं इनकी अनुनय करूं, इनको समझाऊं, कालिदास को मनाऊं या फिर जो हमारे यहाँ अतिथि हैं उनका स्वागत सत्कार करूं। पहली चीज़। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, निक्षेप को मैंने रखा था कि तुम आचार्य के पास रहना और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम ना आना, और ये हमें बुलाने चले आए, जिसको उसने कहा है कि मेरे धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला है निक्षेप। किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था कि, अर्थात आचार्य ने कहा अगर मैं आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता, आचार्य ने कहा था कि वह आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा कि आचार्य ने समाचार देना। मातुल और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। वही क्रोध है जिसके कारण उस क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है उसका नहीं है व्यक्ति को भी, तो इसीलिए उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल, कुल माने खानदान के जो शिरोमणि अर्थात जो मुकुट हैं, कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। क्यों? क्योंकि मैं तो उन्हें भेजूंगा ही, मुझे तो वो राजकवि का आसन चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो जहाँ कहीं भी हो। अब इतना करिए कि मैं तो आचार्य के पास जा रहा हूँ, अब आप बस मेरा इतना काम करिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो वहाँ से उन्हें ढूंढ कर लाए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है उसे जहाँ देखो वहीं चोटी से पकड़कर। यही देखिए मनुष्य में और पशु में अंतर, विवेक और बुद्धि। मन आपका जो है वह किसी भी कार्य, क्योंकि कहते हैं ना मन की गति बड़ी विचित्र है, वह आपको कहीं भी वह उस समय उचित और अनुचित नहीं देखेगा, बल्कि वह आपका मन कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो बुद्धि और विवेक है, जो आपका कर्तव्य है, वह आपको उचित और अनुचित का विवेक कराएगा। इसीलिए उन्होंने बोला ये दो अर्थ में देख लीजिएगा, एक तरफ से मन और दूसरी तरफ से बुद्धि। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसके मन में चाहे कितनी भी कल्पनाओं की उड़ान क्यों न हो, लेकिन बुद्धि के द्वारा वह उसे नियंत्रित। क्रोध व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक, क्रोध लोभ मोह इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस क्रोध लोभ मोह पर जितना नियंत्रण कर लिया, वही व्यक्ति एक सुसंस्कृत, एक सफल व्यक्ति माना जाता है। तो वह कैसे नियंत्रण करता है? वह उसका विवेक है, वह उसकी बुद्धि है, वह उसका कर्तव्य है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य तो ये कह रहा है कि उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूँ कि वह जाएं और राजकवि का आसन लें, लेकिन मन कह रहा है, इतना अधिक मेरे मन में गुस्सा है उस व्यक्ति के प्रति कि मेरा मन कर रहा है कि वह जहाँ कहीं भी हो उसे चोटी से पकड़, अर्थात उसे बाल से पकड़ करके उसे यहाँ ले आऊँ। यहाँ तक आपकी छठी घटना कंप्लीट हो गई है। अब 2 घटनाएं बाकी हैं और वह 2 घटनाएं आपकी गद्य पढ़ाने के बाद करा दी जाए।